हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th की केमिस्ट्री में। क्लास 11th में हमारा लोगों का जो लेसन चल रहा था वो था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। हाइड्रोकार्बन, उसका वर्गीकरण, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, सब कुछ बता दिया है। आज हमारी नई यूनिट्स या नया लेसन शुरू होने वाला है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। हाइड्रोकार्बन से ही पीछे लेसन होगा, लेसन नंबर 9, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत व तकनीकें। कार्बनिक रसायन को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। आज का हमारा ये लेसन रहने वाला है। ये लेसन जो है वो क्लास 12th, क्लास 11th और इससे आगे के भी जो बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती उनके लिए ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास 11th क्या क्लास चल रही है, लेकिन ये लेसन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन समझ में नहीं आती है तो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वो क्लासेस को ज्वाइन करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखें। क्योंकि क्लास 12th में जो बोर्ड परीक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो 35 नंबर की आती है। पूरा टोटल हमारा पेपर होता है रिटन में, लिखने में 70 नंबर का। इस 70 नंबर में 35 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है केवल, यानी 50% अगर देखा जाए। और अगर हम प्रयोगों में जाएं, जो 70 नंबर के बाद 30 नंबर के हमारे प्रयोग बचे हुए हैं, तो प्रयोगों में भी एक 3 नंबर का प्रयोग आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, कार्बनिक रसायन से ही। एक अकार्बनिक रसायन से प्रयोग होता है जिसमें हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। एक आयतन मितीय विश्लेषण होता है जिसे हम वॉल्यूमेट्री कहते हैं। और तीसरा जो हमारा टाइप होता है वो दोनों 4-4 नंबर के प्रयोग होते हैं। और ये जो तीसरा प्रयोग है, ये इंटर वाले बात समझ में आ रही होगी हमारी। जो तीसरा प्रयोग है कार्बनिक रसायन से रिलेटिव, वो हमारा 3 नंबर का आता है। 35 और 3 ऐड कर लिए जाए तो टोटल हमारे बनते हैं 38 नंबर। इसलिए इंटर वाले बच्चों के लिए भी ये लेसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कहां कहां से वो प्राप्त होते हैं, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अब तक कितनी हो चुकी है, इतनी बड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे हम सीखेंगे, जिसको हिंट में हम आपको बता दें तो हम कहते हैं आईयूपीएसी नाम। ये बच्चों की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आईयूपीएसी नाम जो है वो कम समझ में आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि शुरुआती स्टेज में आप इस लेसन को ध्यान से नहीं सीखते हैं तो आपकी आईयूपीएसी ऊपर ऊपर चली जाती है। तो दोनों ही क्लास के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेसन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटिव, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बातों का पहले से ही ध्यान रखें, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, तो ये चीजें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें या देख लें। और एक चीज यहां पर यह भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन किन तत्वों पर ज्यादा फोकस करना है ना। तत्व तो हमारे पूरे आवर्त सारणी में 118 है, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और फाइनल और लास्ट हमारा है एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक है ना। उन 4 ब्लॉकों में 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 तत्व हालांकि हमने याद कराए हैं आपको, लेकिन उन सब का यहाँ पर काम नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड तत्व ही हैं जिनका हमारा काम रहता है। आप उन पर आप फोकस करिए और उनकी सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हम यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन ये अभी आप कहीं साइड से अपना भले ही नोट कर लेना, यहाँ नहीं नोट करेंगे। जैसे पहला तत्व, चूंकि यार लेसन का नाम है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन मतलब जिसमें कार्बन हो, तो पहला एलिमेंट्स आपका आ गया कार्बन। इसके बारे में आपको हर हाल में सारी चीजें याद होनी चाहिए। कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी। कार्बन के बाद दूसरा आपको
एक तत्व चाहिए जिसका नाम है हाइड्रोजन। इसके बिना भी यहां कोई काम नहीं होना, याद रखिएगा। पहला बताया आपको कार्बन, दूसरा बताया हाइड्रोजन और तीसरा बताया ऑक्सीजन। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हीं तत्वों से मिलकर के बनते हैं। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, एक और लिख सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन, और बीच बीच में कभी कभी दे दिया जाता है सल्फर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तत्वों पर आपको बहुत ध्यान देना है। इनकी पूरी एबीसीडी आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए कि कार्बन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। जैसे कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कैसे? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, यही होगा ना। तो ये भी हमारा दूसरा कोश, ये भी हमारा दूसरा कोश, टोटल मिलाकर के बन गए कितने? 4। यानी कार्बन के बाह्य कोश में टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4। तो लुईस बिंदु या लुईस संरचना के अकॉर्डिंग हम यहां पर 4 डॉट या 4 क्रॉस रख सकते हैं, यही होता है ना। तो हम यहां क्या करेंगे? 4 डॉट रख देंगे। अब बताइए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए? 4 है, 4 और चाहिए। मतलब कार्बन अभी 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो 4 एकल बंध बना सकता है, एक एक करके सिंगल सिंगल बॉन्ड करके, है ना। तो इसका मतलब है कि कार्बन की संयोजकता हो गई 4। संयोजकता कहते हैं संयोग करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। संयोजकता की अलग अलग परिभाषाएं हैं। किसी तत्व से जितने हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। एक परिभाषा ये, एक ये किसी तत्व के चारों तरफ जितने बंध बन रहे हैं वही उसकी संयोजकता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो इसकी संयोजकता हो गई 4। अच्छा, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 1 होता है, क्योंकि 1s1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ये आप याद रखिएगा, बार बार बताना ना पड़े। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और चाहिए? 2। यानी ये संयोग कर सकता है 2 से, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। इधर आ जाते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7। 1s2 चला गया, 7 में से 2 चले गए, तो कितने बचे? 5। यानी इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 3 और चाहिए। तो नाइट्रोजन अपने चारों तरफ 3 बॉन्ड बना सकता है, वो चाहे एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो, चाहे एक पूरा ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे करके। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही बनेगा ना। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16, 3s 3p, यानी ये पूरी इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 6। तो सल्फर के बाह्य कोश में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी इसकी संयोजकता हो गई कितनी? 2। मेन है आप इन सभी तत्वों की संयोजकताएं याद रखनी है आपको। निकालना कैसे वो आपको पता ही चल गया। संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता, और पीछे बता भी चुके हैं। इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6 और 2 8, इसे 3 मिलेंगे 5 और 3 8, इसे मिलेंगे 6 और 2 8, इसे 1 मिलेगा 1 और 1 2, हीलियम बन जाएगा, ये अक्रिय हो जाएगा। 4 है, 4 और इसे चाहिए, 4 और 4 8, इसका मतलब इसकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। आपको पूरे तत्व 118 याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल इन 5 तत्वों को याद रखिए। कार्बनिक रसायन में इन्हीं 5 तत्वों का सब हेल फेल, सब खेल होता है। ऐसा कोई यौगिक नहीं होगा
जिनमें इन पांचों में से कोई मिले ना, जिनमें से ये दो तो कंपलसरी हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन। इसके लिए हम अभी आपको लेसन पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है का हाइड्रोकार्बन, तो वो पहले जा करके हाइड्रोकार्बन को पढ़े जा करके। बिना हाइड्रोकार्बन के पढ़े ये चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के कितने एलिमेंट्स बनते हैं, उनकी क्या क्या रेखीय संरचनाएं होती हैं, वो पढ़िए जा करके, तब आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि इनकी बैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है। ये आपको हर हाल में याद रखनी है। आप चाहे अपना कहीं पर भी पीछे नोट कर लें, और मेरा ख्याल है कि आपको ये याद होंगी। जब याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो ये आप नोट करेंगे। ये इसकी बैलेंसी है, ये इसकी बैलेंसी है, संयोजकता कहते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, वो चाहे ग्रहण कर ले, चाहे बॉन्ड बना ले, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले अपना ये साइड से कहीं नोट कर लो, अगर नोट करने वाली चीज हो आपको लग रही हो तो। आपको कुछ एलिमेंट्स बताए, उनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं लेसन। देखिए लेसन का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यानी हमारा ये पहला टॉपिक हो गया कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही चीज पता हो, बाकी की जो आगे कॉन्सेप्ट है या टेक्निक्स है वो बात की बात है। पहले हमें पता चलना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे चल करके, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या होता है, सबसे पहले ये पता चले। हेडिंग में ही परिभाषा छुपी हुई है। कार्बनिक यानी कार्बन, रसायन यानी रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का, यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो, उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। लिख लेंगे चल करके ये परिभाषा, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। परिभाषा आपको समझ में आई होगी। रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। हमने आपको बताया भी है कि आप इंटर तक जब जाएंगे आपको 4 शाखाओं पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा। पहला हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ये शुरुआती स्टेज में आपको मिलेगी। शुरुआती स्टेज का मतलब शुरू लेसन में, इंटर में शुरू के 3 लेसन फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटिव है। वो केमिस्ट्री जिसमें हम नियम पर आधारित सूत्र से आधारित न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ऐसी चीजें पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।
भौतिक रसायन, है ना। फिजिक्स में यही तो होता है, परिभाषा होती है, डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन से रिलेटिव उसके न्यूमेरिकल होते हैं, मात्रक होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी वही तरीके से कुछ फार्मूले होंगे, उस फार्मूले से रिलेटिव न्यूमेरिकल होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे, उनके कुछ मात्रक होंगे। तो ये शुरुआती स्टेज होती है, पहली शाखा नंबर 1 होती है। दूसरी शाखा देखेंगे तो हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। ये शुरुआती स्टेज इंटर तक की हम बता रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जो कि यहाँ इसकी जस्ट विपरीत है। यह है कार्बनिक रसायन, और दूसरी जो हम टॉपिक बता रहे हैं वो है अकार्बनिक। आ माने नहीं, कार्बनिक माने कार्बन। ऐसे यौगिकों का अध्ययन करा जाए जिसमें कार्बन ना हो, उसे कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। तीसरा टाइप हम लोग यही पढ़ते हैं इंटर में, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही पूरा इंटर में यही सब फिर दोबारा लौट करके पढ़ना है। बस ये समझ लीजिए कि यही चीज उठा करके दोबारा पढ़ना है। अगर यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए एक एक, तो समझ लो फिर इंटर में चीजें बाउंस जानी है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक चीज को पढ़ें। जो चीज ना समझ में आए उसको आप पूछिए। और तीसरा टाइप, चौथा हमारा टाइप होता है जैव रसायन। जैव रसायन, इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती हैं, और ये हमारा कार्बनिक रसायन के ही अंतर्गत आ जाता है। इसमें भी हमें कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करना होता है। फर्स्ट ईयर और इंटर के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको मालूम होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में एक लेसन है कि बायो में जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, आप लोग इंटर वाले पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर वाले पढ़ रहे होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन के ऊपर बात हो रही होगी, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात हो रही होगी, इन्हीं सब के ऊपर बात हो रही होगी, और उनके सबके फार्मूले सब इसी तरीके से होंगे। किसी में नाइट्रोजन होगा, किसी में हाइड्रोजन होगा, किसी में कार्बन होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो 4 टाइप की केमिस्ट्री हमारी शुरुआती स्टेज में फर्स्ट ईयर और इंटर में होती है। तो उन 4 टाइप में एक टाइप है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। अब आपको यहां से क्लियर हो गई होगी बात कि हमें ये चीज अभी आगे चल करके इंटर में फिर पढ़नी है, और 35 नंबर का सवाल है। इसलिए यहां पर बहुत अच्छे से आहिस्ता से धीरे धीरे करके पढ़िए। तो बताया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए, कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो। अब नीचे जो है एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो परिभाषा आपके समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम लोग जो है वो अगला टॉपिक पहले डाल लेंगे, रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण। रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण। रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए शुरुआती स्टेज में लगभग 19वीं शताब्दी, शुरुआत में 19वीं शताब्दी तक जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो रासायनिक यौगिक थे, उनको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। नंबर पहला कार्बनिक यौगिक, नंबर दूसरा अकार्बनिक यौगिक, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक आए समय समय पर, उन्होंने बहुत सा विभाजन किया, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते सभी का एक मत हो गया कि जो रासायनिक यौगिक होंगे वो 2 ही टाइप से होंगे। एक पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अब ऊपर वाली परिभाषा को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब यहां से स्टेज सीरियल चल रहा है कि अब यहां से किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कैसे। ये जो लिखा है आधारभूत सिद्धांत, कार्बन से बने यौगिकों का आइडिया दिमाग में आया कैसे, लोगों को कैसे पता चला कि ये कार्बन, इसमें कार्बन नहीं, ये इसकी बात बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग लिख लेंगे, चलिए कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस तरीके से। तो लिखेंगे 19वीं शताब्दी तक
19वीं शताब्दी में रासायनिक यौगिकों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। नंबर एक कार्बनिक यौगिक और नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके के यौगिक थे। 19वीं शताब्दी तक यौगिकों को दो तरीके से विभाजित किया गया या दो तरीके से चीजों को जाना गया। जो भी केमिकल कंपाउंड्स आया उसको बता दिया गया या तो ये कार्बनिक होगा, ये अकार्बनिक होगा। उसकी अपनी कुछ पहचान थी कि हम इस यौगिक को कार्बनिक कहेंगे, इस यौगिक को अकार्बनिक कहेंगे। क्या क्या पहचाने थी वो हम बात करेंगे। पहले आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है वो दो टाइप से हुआ। पहला कौन सा बताया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा कौन सा बताया? अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब दो तरीके के यौगिक मिले तो इनकी परिभाषाएं भी उस समय कुछ और थी। ये जो ऊपर हमने परिभाषा लिखी ये नहीं थी। शुरुआती स्टेज में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की परिभाषा कुछ और थी, जिसके आधार पर धीरे धीरे विकास हुआ और परिभाषाएं समय समय पर बदलती रही। और फिर फाइनल लास्ट में जो ऊपर वाली परिभाषा आपको दिखाई पड़ी, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करा जाता है, वो निकल करके आई। अब वो परिभाषा कैसे आई उसके ऊपर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एक एक करके। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो ऑर्गेनिक जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स थे वो दो तरीके से विभाजित किए गए। नंबर 1 पर हमारा है कार्बनिक यौगिक और नंबर 2 पर है हमारा अकार्बनिक यौगिक। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए इसको पहले। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक या जो 19वीं शताब्दी का जब दौर आया तो केमिकल कंपाउंड्स को, रासायनिक यौगिकों को दो तरीके से विभाजित कर लिया गया। पहला विभाजन था कार्बनिक यौगिकों का और दूसरा विभाजन था अकार्बनिक यौगिकों का। तो उस टाइम कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे हुई और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे हुई, क्योंकि तब मॉडर्न केमिस्ट्री इतनी नहीं थी। जितनी आज सहूलतें हैं जांचने की, उस टाइम उतनी सहूलतें नहीं थी। तो परिभाषा उसकी तब जिस हिसाब से यौगिक बनाए गए उसी हिसाब से उसकी परिभाषा आ गई। तो पहला हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक, है ना। जैसे अभी हमने कार्बनिक रसायन पढ़ाया था कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए, तो वो कार्बनिक यौगिक है क्या, उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं चल करके कि कार्बनिक यौगिक क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे 19वीं, क्योंकि अलग अलग यो है तो फिर 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या इसकी परिभाषा दी, वो 19वीं शताब्दी के अनुसार 19वीं शताब्दी के अनुसार उस टाइम जो है वो परिभाषा क्या बनी जा करके, वे यौगिक, कामा इन्वर्टेड कामा के लिखेंगे, वे यौगिक जो सजीव
सजीव। अब बता सकते हैं आप सजीव माने क्या होता है? जो जीवित हो। सजीव माने जो जीवित हो, उसके कुछ गुण होते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव जो है वो संतानें पैदा करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सारी चीजें होती है ना। तो सजीव में हम देखते हैं दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे आते हैं जीव जंतु और एक आते हैं हमारा जो पर्यावरण है, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जिसे हम वनस्पति कहते हैं। ये सब सजीव होते हैं। तो वे यौगिक जो सजीव, कोष्टक में लिख भी लेंगे, सजीव का यहां पर अर्थ है जीव जंतु, जीव जंतु या वनस्पति, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ये सब सजीव है ना। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वे यौगिक जो जीव जंतु या वनस्पति, और या ऐसे लिखते हैं सजीव, और सजीव का अर्थ है यहां पर जीव जंतु या वनस्पति। तो वे यौगिक जो सजीव, जीव जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये परिभाषा बनी जाकर के 19वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये परिभाषा बनाई, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। 19वीं शताब्दी की जो परिभाषा थी वो क्या थी? वे यौगिक जो जीव जंतु या वनस्पति अर्थात सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब ऐसे कौन कौन से यौगिक थे जो जीव जंतुओं से प्राप्त हुए? नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक एक करके डिफाइन भी करेंगे कि देखो ये इससे बना, ये इससे बना। नंबर 1 पर हम लिख दें यूरिया। यूरिया, इसका फार्मूला भी आपको मालूम होगा। यूरिया का फार्मूला क्या बताया था? NH2CO NH2, NH2CO NH2। इसको ब्लैक से बंद कर दें, ऐसा ना हो कि आप उसको कार्बन समझें। यही तो यूरिया का फार्मूला था। देखो इसमें नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया और कार्बन आया। हमने आपको शुरू में बताया भी था कि इन 5 तत्वों पर गौर करना, बीच बीच में कहीं सल्फर भी बहुत से यौगिकों में आएगा। देखो यही वो सब सारे ये तत्व वही टकराए आकर के, और ये यूरिया है, ये कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सारी चीजें आई हुई है। जरूरी नहीं 5 हो, लेकिन कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन तो अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए, वो होगा जाकर के। तो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है यहाँ पर। तो यूरिया जो है वो एक क्या है? कार्बनिक यौगिक। अब आप कहेंगे यूरिया को हम जीव जंतुओं से कैसे प्राप्त करेंगे? जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, मतलब जीव जंतुओं से अर्थात है कि चाहे वो होमोसेपियंस आदमी वगैरह हो और चाहे वो जो है वो जानवर वगैरह हो, यूरिया जो शब्द है वो यूरिन से बना। यूरिन, पेशाब जिसे हम लोग कहते हैं, यूरिन से बना यूरिया। सभी जंतुओं के पेशाब में भरपूर मात्रा में यूरिया पाई जाती है। यूरिन, इसीलिए यूरिन से यूरिया बना जा करके यूरिन में पाया जाता है। अब पेशाब तो पेड़ पौधे कर नहीं सकते, निर्जीव कर नहीं सकते, केवल सजीव ही करेंगे, और सजीवों में भी स्पेशली जो जीव जंतु होंगे, है ना। तो यूरिया जो है वो शुरुआत में जो पेशाब वगैरह होती थी उसको कलेक्ट कर लिया जाता था, उसी से यूरिया बना ली जाती थी। इसीलिए जो है अगर आप गौर करके देखें तो पुरानी जो टेक्निक है खेतीबाड़ी की, उसमें आप देखिए तो खेतों में गोबर, मलमूत्र जंतुओं का ये सब डाला जाता था, क्योंकि खेतों के लिए यूरिया लाभदायक होती है। बात समझ में आई होगी हमारी आपको। तो यूरिया जो है वो शुरुआत में यूरिन से प्राप्त करी गई। यूरिन जो है वो जीव जंतु ही कर सकते हैं। दूसरा, एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं, सिरका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसे हम सिरका भी कहते हैं। घरों में जो सिरका होता है,
इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भी एक बार देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, ये सिरके का फार्मूला होता है। अब आपने खूब सुना होगा कि सिरका जो है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। अब गन्ना क्या है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ही तो है ना। तो इसका मतलब है कि एसिडिक अम्ल ये कार्बनिक यौगिक हो गया। यहां पर आप गौर करके भी देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ना भी हो चलेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो यहाँ देखो अनिवार्य रूप से है, इसका मतलब ये एसिटिक अम्ल जिसे हम सिरका कहते हैं ये भी हो गया। इसी तरीके से और भी एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल फार्मूला क्या होता है, HCOOH, ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला है। अब फार्मिक जो शब्द है ना वो बना है फार्मिका से, फार्मिका से बना। बायोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, चींटी का रासायनिक नाम या यूं कह सकते हैं कि चींटी का वैज्ञानिक नाम फार्मिका होता है। भूरी चींटी को फार्मिका इंडिका कहते हैं। तो फार्मिका से बना फार्मिक, यानी ये जो एसिड है फार्मिक एसिड, ये चींटियों के अंदर पाया जाता है। आप गौर करके देखें कि जब चींटी जो है वो काट लेती है तो ददोरा फपोला टाइप का पड़ जाता है, फपोला टाइप का या ददोरा टाइप का लाल लाल पड़ जाता है। तो वही वो चींटी जो है फार्मिक एसिड जो है बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर चला जाता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब चींटी क्या है, सजीव ही तो है, उसी से ये बनाया गया। देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। इसी तरीके से शराब, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल लिख दें, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला क्या बनेगा जाकर के, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। एक एक करके हम सारे फार्मूले आपको लिखवा चुके हैं। एथिल एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। अब एथिल एल्कोहल किससे बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि आपकी ये भी है, गन्ने के रस से। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और आप चाहते हैं कि गन्ने के रस से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि कैसे, तो इंटर में जाइए आप, एल्कोहल चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसकी एक वीडियो स्पेशली किडवन करके होगी। हमने उसमें बताया है कि किडवन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो उसमें गन्ने के रस को लिया गया है। ये आपका गन्ने के रस से हमारा बन गया जाकर के। अब गन्ने के रस से एक चीज और बनती है, क्या चीज, सुक्रोज, शक्कर, याद आई होगी आपको। अब बताइए शक्कर कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक कैसे पता चला आपको कार्बनिक है, क्योंकि गन्ने का जो शक्कर का मुख्य अवयव है वो है शुगर केन, यानी गन्ने का पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा क्या चीज है, सजीव। तो ऐसे हजारों यौगिक हैं। अब तक अगर हम काउंट करेंगे जाकर के तो कुछ किताबों में इसकी संख्या 20 लाख से भी ऊपर नोट कर दी गई है, और कुछ किताबों में इसकी संख्या जो है 5-5 लाख भी दी गई है। कार्बनिक यौगिक अब तक जो है वो करीब करीब 5 लाख, कुछ किताबों में जो नई नई किताबें अभी आई हैं उसमें और ज्यादा बढ़ा करके दिया गया, 20 लाख के करीब बनाए गए। और जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनकी संख्या मात्र गिनी चुनी है, 1,00,000-1,50,000, बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी 90% आपको जो भी चीज सामने दिखाई पड़ रही है वो सब कार्बनिक है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जाकर के उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब आपको लगेगा है जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, जैसे ये कपड़ा दिखाई पड़ रहा है तो ये कार्बनिक है, आप जिस कॉपी में पेन में लिख रहे हैं ये कार्बनिक है, ये पेन, पेंसिल, ये सब कार्बनिक है। तो क्या ये सजीवों से बनाए गए? देखो कागज बिल्कुल सजीव से बनाया गया, कागज पेड़ पौधों से बनाया जाता है, सजीवों से ही है। कपड़े भी पेड़ पौधों से ही बनाए जाते हैं, ये भी सजीव है। जैसे आपने रेशम के कपड़े सुने होंगे कि रेशम कीट से रेशम का कपड़ा तैयार करा जाता है, सुना होगा ना। तो इसका मतलब है कि वो कार्बनिक हो गया जाकर के, है ना। और अब आगे चल करके धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि ऐसा नहीं है कि हम इनको केवल सजीवों से प्राप्त करें,
धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेंगी, तभी तो ये नियम फेल हुआ जा करके। क्यों फेल हुआ, किस लिए फेल हुआ, ये आगे की बात है। तो ईटीसी आदि कर देंगे चल करके। यहाँ बहुत सारे यौगिक हैं, कितने लिखेंगे, जितनी भी आपको चीजें दिखाई पड़ रही हैं उसमें से 90% सब कार्बनिक यौगिक है। कार्बन का दबदबा है, जहां देखेंगे चारों तरफ देखेंगे सब आपको कार्बन कार्बन ही नजर आएगा। बहुत रेयर केस में 10% अकार्बनिक है, ज्यादातर कार्बनिक है। तो दबदबा ज्यादातर कार्बन का ही है, इसलिए इसका अलग से स्पेशल पूरी केमिस्ट्री बनाई गई है पढ़ाने के लिए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। शुरुआती स्टेज में कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या बनी थी, क्या बताई थी, वे यौगिक जो जीव जंतुओं या वनस्पतियों से बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और इनकी संख्या बहुत है, कुछ हमने 4-5 बता दिए। आगे चल करके भी जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो आपको सबका एक एक करके चीजें पता चलती चली जाएंगी। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। उम्मीद है कि कार्बनिक यौगिक आपको समझ में आए होंगे। अब अगला टॉपिक अगला है जो दूसरा टाइप वर्गीकरण में था, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जस्ट विपरीत लिखी जाएगी। तो कार्बनिक यौगिक की परिभाषा थी कि वे यौगिक जो जीव जंतुओं से प्राप्त करे जाएं, वनस्पतियों से प्राप्त करे जाएं, अर्थात सजीवों से जो प्राप्त करे जाएं। अब यहां पर आ जाएंगे, अकार्बनिक में सजीव का जस्ट विपरीत क्या होगा, निर्जीव। तो वे यौगिक जो निर्जीवों से मतलब है कि लकड़ी से, है ना, उसके बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि चट्टानों से, मिट्टी से, इनसे जो चीज प्राप्त करी जाए उसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो लिख देंगे चल करके परिभाषा, वे यौगिक जो निर्जीव में जैसे खनिज, चट्टान आदि से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl, नमक। अब आप बताइए नमक कहां मिलेगा, नमक मिलेगा आपको समुद्री जल में या चट्टानों से। बहता हुआ पानी जब चिपक जाता है आसपास, तो चट्टान या समुद्री जल सजीव या निर्जीव, इसीलिए NaCl में कहीं पर भी कार्बन नहीं था उस टाइम। तो परिभाषा बता दी गई कि ये अकार्बनिक यौगिक जो होंगे वो निर्जीवों से प्राप्त होंगे। यानी NaCl जो है वो आपका निर्जीव है। इसलिए निर्जीव है क्योंकि इसमें इसकी जो प्राप्ति होती है वो या तो चट्टानों के माध्यम से होगी, और चट्टानों के माध्यम से नहीं है तो समुद्री जल को जमाया जाता है, उसके आधार पर NaCl नमक बनता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे चल करके, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा चूना कहते हैं। चूना पत्थर है ना, चट्टानों के अंदर चूने पत्थर निकलते हैं, उसको पानी में डाल दो, रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर, ये बुझा चूना है, इसका मतलब है कि ये निर्जीव होगा क्योंकि ये चूना पत्थर से प्राप्त किया गया है। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जिनके बारे में यहाँ है, लेकिन इन यौगिकों को हमें यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारा मेन मोटो है ही नहीं इस लेसन का। इस लेसन का मेन मोटो क्या है, कार्बनिक रसायन। हमें अकार्बनिक यौगिकों से कोई लेना देना नहीं है, हमें इनमें इंटरेस्ट नहीं है कि अकार्बनिक NaCl क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये पीछे की बातें हैं, वो आप देखिए जाकर के। हमारा यहाँ मेन मोटो है, हमें कार्बनिक रसायन याद रखना है, उसी के ऊपर चलना है।
तो नीचे नोट लिख देंगे। नोट, ये याद रखने वाली चीज है, नोट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस ने किया था, जिसका अर्थ होता है, ऑर्गेनिक बना है ऑर्गन से। ऑर्गन कहते हैं अंग, भाग। ऑर्गन नहीं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब अंग ही तो है। ऑर्गन इसे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन माने अंग। तो जिसका अर्थ होता है जीव जंतु। भाई अंग जीव जंतुओं के ही तो होंगे और किसी के थोड़ी ना होंगे, जीव जंतु। तो ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस क्या है? बर्जीलियस कौन है? बर्जीलियस रसायन विज्ञान के बहुत बड़े रसायनज्ञ हैं। इनको हम ग्रैंडफादर भी बोलते हैं केमिस्ट्री का। बर्जीलियस जो है वो रसायन विज्ञान के पितामह हैं, ग्रैंडफादर, जिसे दादाजी कहते हैं। बात समझ में आई? ये जो बात कह देते हैं केमिस्ट्री में लगभग सही मान ली जाती थी। आंख बंद करके लोग मान लेते थे कि आज बर्जीलियस ने अगर कहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये ग्रैंडफादर है केमिस्ट्री के। बर्जीलियस शुरुआत में पहले लेसन में हमने आपको बताया भी कि बर्जीलियस जो है वो रसायन विज्ञान के पितामह है। जिसको नहीं मालूम है तो वो यहाँ कहीं पर भी अपना साइड से नोट कर सकता है। केमिस्ट्री के पितामह बर्जीलियस है। तो बर्जीलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग करा था। ऑर्गेनिक बना है ऑर्गन से। ऑर्गन माने अंग। अंग किसके होंगे? जीव जंतुओं के। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग कर लिया, जिसका अर्थ जो है वो जीव संबंधी या वनस्पति संबंधी होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान देना था। तो अब आप चलिए इसी पर ध्यान देते हैं चल करके। चलिए नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो बर्जीलियस ने जो है वो कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग करा। तो इस ऑर्गेनिक शब्द के आधार पर उन्होंने एक अपना सिद्धांत बनाया कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड, जिसे कहा गया बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होगा? बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? बर्जीलियस ने बताया, चूंकि ये केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर हैं, बहुत बड़े रसायनज्ञ हैं, तो ये जो भी बात बोलते थे उनकी बात को आंख बंद करके लोग मान लेते थे उस टाइम, क्योंकि बर्जीलियस ने कहा। तो इन्होंने एक जैव शक्ति पर सिद्धांत पर आधारित एक नियम बताया। कहा जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हें केवल और केवल यानी एकदम ताकत लगा करके, फोर्स लगा करके, जबरदस्ती कहा कि ऐसा होगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बर्जीलियस ने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इतनी एकदम बिल्कुल जटिलता से बर्जीलियस ने यह बात कह दी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सजीवों में एक जैव शक्ति होती है, एक बायो फोर्स होता है, एक जैव शक्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है जो केवल सजीवों में ही होगी, निर्जीवों में नहीं। और उन्होंने किस आधार पर? मेरा ख्याल है उन्होंने सबसे पहला आधार ये सोचा होगा कि यूरिया जो एक कार्बनिक यौगिक है वो सिर्फ यूरिन से ही बन सकता है, और किसी भी निर्जीव के अंदर ऐसी पावर नहीं है कि जो यूरिन कर सके, जो पेशाब कर सके। एसिटिकम, सिरका है ना, सिरका गन्ने के रस से ही उस टाइम बनाया जा सकता था,
तो उन्हें लगा कि गन्ने के रस के अलावा कोई ऐसी पावर नहीं जो गन्ने के रस के सिरके को बना सके, कोई निर्जीव में ऐसी ताकत नहीं। उसके बाद आगे चल करके भी फार्मिक एसिड चींटियों के ही थ्रू बनाया जा सकता है, और किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं, किसी निर्जीव के अंदर ऐसी ताकत नहीं जो फार्मिक एसिड को बना सके। तो बर्जीलियस ने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। सजीवों के इस गुण को जैव शक्ति कहा गया, या यूं कह सकते हैं क्योंकि सजीवों के अंदर एक जैव शक्ति का गुण पाया जाता है, उन्हें निर्जीव या प्रयोगशाला के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया, पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार सब किसी कार्बनिक यौगिकों को, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल जोर दे करके ये बात कही जा रही है, मतलब एकदम बिल्कुल कि इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं, केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें निर्जीव या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सब सजीवों में एक जैव शक्ति होती है, जैव शक्ति होती है, यानी ये जैव शक्ति यानी पावर, फोर्स, सजीवों के पास एक ऐसी पावर होती है जो निर्जीव नहीं बना सकते। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, यूरिया, निर्जीव कोई भी पेशाब नहीं कर सकता है, तो केवल सजीवों से प्राप्त होगा। गन्ने के रस को सिरके को गन्ने के रस से ही बनाया जा सकता था, और गन्ने का जो पेड़ है वो सजीव होता है। फार्मिक अम्ल को चींटियों से बनाया जा सकता था, चींटी सजीव है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है। तो बर्जीलियस ने जो है, वो जो बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था, इन्होंने बहुत मजबूती से ये बात कही कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, उन्हें केवल सजीवों से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्जीव या प्रयोगशाला में उनको नहीं बना सकते। लेबोरेटरी में आप यूरिया को नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में फार्मिक एसिड को नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में सिरका नहीं बना सकते, आप किसी भी यौगिक को नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने 19वीं शताब्दी की बात चल रही है उस टाइम की, तो उस टाइम कंपाउंड्स या यूं कहें कि केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज की मॉडर्न थ्योरी में है। तो ये हमारा सिद्धांत था बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत है, कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव या प्रयोगशाला में इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या जो सजीव होते हैं, उनमें एक प्रकार की जैव शक्ति होती है, यानी स्वयं अपने पास एक पावर होती है जिससे हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ये निर्जीव ये नहीं कर सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए ये। तो आपको बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत समझ में आया होगा।
बर्जीलियस ने बताया था कि सभी कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीवों या प्रयोगशाला में इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको ये भी मालूम होगी कि साइंस की ये खूबसूरती है कि जो भी नियम बनाया जाता है उसके पीछे कई लोग पड़ जाते हैं उस नियम को काटने के लिए। ऐसे ही जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, आपने परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल, प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल दिया। उसको किसने फेल कर दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के मॉडल को किसने फेल कर दिया? बोहर ने, है ना। इसी तरीके से आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में तमाम वैज्ञानिक आए, बार बार आते गए, उनको फेल होते गए, आते गए, फेल होते गए। ऐसे ही यहाँ जैव शक्ति का सिद्धांत है। जो सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया, उनके ही शिष्य, बर्जीलियस के ही शिष्य, नाम है वोलर। वोलर ये बर्जीलियस के ही शिष्य थे। इन्होंने इस नियम का खंडन कर दिया, काट दिया कि गुरुजी आपने जो सिद्धांत बताया है ये गलत है। कार्बनिक यौगिकों को हम केवल जंतुओं से नहीं प्राप्त कर सकते। आपने कहा कि लैब में नहीं बनाए जा सकते, देखिए हमने इसको लैब से बना दिया। जैसे लैब में कार्बनिक यौगिकों का बनना हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। तो अब हमारा टॉपिक बना वोलर की खोज या जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। वोलर की खोज या जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक वोलर नाम के वैज्ञानिक, जो कि बर्जीलियस के ही शिष्य थे। हमने आपको बताया कि बर्जीलियस बहुत बड़े रसायनज्ञ थे। ये जो बात कह देते थे आंख बंद करके लोग मान लेते थे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने कोई बात कही है तो उसका प्रमाण भी दीजिए। इन्होंने बहुत सारी प्रमाण दिए भी, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि यूरिया जो है वो यूरिन से बनता है, और यूरिन जो है वो सजीव ही कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी और सबसे बड़ा पॉइंट ये, वोलर ने सबसे पहले यूरिया को ही बनाया। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बना वो यूरिया बना। उन्होंने बताया कि आपने बताया कि यूरिया जो है वो यूरिन से बनता है, ये लो, ये देखो हमने यूरिया को लैब में बना करके दिखा दिया। इस तरीके से यूरिया की खोज हो गई। अब यूरिया की खोज कैसे हुई? यूरिया की खोज हुई, इन्होंने जो है वो वोलर ने अमोनियम साइनेट लिया। क्या चीज? हम यहां रिएक्शन को एक दिखा रहे हैं, आप देखिए। अमोनियम साइनेट, ये लिखना नहीं, अभी आपको समझना है। अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। हम यहां लिख भी दे, अमोनियम साइनेट। एरो, इसको गर्म कर दिया, डेल्टा का निशान होता है गर्म। अगर ये ना समझ में आए तो आप सीधा सीधा लिख दो गर्म। अमोनियम साइनेट को गर्म करा, और गर्म करने पर यह बन गया जाकर के NH2CONH2 यूरिया। देखो नाइट्रोजन 1 और 1 2 है, 1 और 1 2 लिख दिए। हाइड्रोजन 4 है, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां। कार्बन 1 है, बीच में लिख दिया। ऑक्सीजन 1 है, 1 लिख दिया। इसका नाम हो गया जाकर के यूरिया। ऐसे तो ये तो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में इन्होंने बना दिया। अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया और बन गया यूरिया। अब यहां पर बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो फेल हो गया, है ना। यूरिया को केवल यूरिन से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जो वोलर, बर्जीलियस के ही शिष्य, यहां पर वो कहावत बिल्कुल ठीक बैठ गई, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जहां बैठे बैठे खाते रहे, वहीं पर बर्जीलियस के ही सिद्धांत को काट दिया वोलर ने, उनके ही शिष्य, और उन्हीं के सिद्धांत को काट दिया। तो इस तरीके से हमारा जो जैव शक्ति का सिद्धांत था वो उसका अंत हो गया, फेल हो गया। वो ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशराइज्ड ये कह दिया कि केवल और केवल उसी से बनाए जा सकते हैं, सजीवों से ही, इनको लेबोरेटरी से नहीं बनाया जा सकता। ये प्रेशर से जो कहना हुआ
बस इतना ही उनका गड़बड़ हो गया। थोड़ी सी गुंजाइश रख लेते कि आगे चल करके ऐसे कुछ कह देते कि हो सकता है कि आगे चल करके ये प्रयोगशाला में बनाए जाए, तो ये सिद्धांत चलता रहता। लेकिन इतने प्रेशर से कह दिया कि ये उसी से ही बनेंगे और किसी से नहीं बनेंगे, इसलिए वो सिद्धांत फेल हो गया। और फेल किसने करा? वोलर ने। वोलर कौन थे? बर्जीलियस के शिष्य। और उन्होंने सबसे पहला जो यौगिक बनाया जिसका नाम क्या था? यूरिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? आप क्या बताएंगे? यूरिया। और सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। उम्मीद है आपको ये जैव शक्ति के अंत का मॉडल या सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अब लिख लेते हैं चल करके, पहले ये हेडिंग डाल लो, हम फिर उसके बाद लिखवाएं। तो चलते हैं अब हम वोलर की खोज या जैव शक्ति का सिद्धांत लिखेंगे चल करके। इस सिद्धांत के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा, कार्बनिक यौगिकों को उस नियम को पलट दो, उसमें बताया था केवल और केवल, यहां कह देंगे यौगिकों के साथ साथ प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को जीवधारियों अब इसमें जो है वो वनस्पति भी सब आएंगे, जीवधारियों में वनस्पति सब है। जीवधारियों के अतिरिक्त प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। नई लाइन से लिख देंगे, वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। इस प्रयोग के बाद जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ये चीज समझ में आई होगी। वोलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया, कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण करा, और जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ वैसे ही वोलर जो बर्जीलियस का सिद्धांत था उसका अंत हो गया। यूरिया का निर्माण कैसे हुआ? तो नीचे जो है वो रिएक्शन के तौर पर हम लिख भी लेंगे। अमोनियम साइनेट, अभी फार्मूला बताया, NH4CNO, इसको कहेंगे अमोनियम साइनेट। इसको गर्म कर दिया और आगे बना जा करके NH2CONH2, नाम भी लिख देंगे। इसका नाम लिखेंगे अमोनियम साइनेट। और यहां लिख देंगे यूरिया। जैसे ही ये प्रयोगशाला में यूरिया बनाई गई, फिर उसके बाद एक के बाद एक धड़ाके से प्रयोगशाला में चीजें बनने लगी। जैसे इसके तुरंत बाद जो है वो सिरका बनाया गया, कोल्बे ने सिरके को बनाया, एसिटिक अम्ल को।
उन्होंने कहा कि सिरके को आप गन्ने के रस से नहीं और भी चीजों से लैब में भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो तुरंत से सिरके के बाद एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने मेथेन गैस को बनाया, CH4 को। वैसे तो मेथेन गैस कहते हैं मार्श गैस को। अब जैसे ये रहा मेथेन गैस CH4, आपने खूब पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में CH4, इसको कहते हैं मेथेन। मेथेन को कहते हैं मार्श गैस, मार्श गैस। अब आपको लग रहा होगा कि अब इसमें कार्बन है, ये जीवधारियों से कैसे प्राप्त होगी? भाई मार्स माने होता है दलदल। मार्स माने वो ना समझ लेना मंगल वाला जो ग्रह, मार्स वाले जो है, मार्स ग्रह नहीं है। इस मार्स का मतलब है दलदल। और जो तालाब है या जो समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी मछलियां मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, सड़ने पर आपने देखा होगा उन जानवरों के पेट फूल जाते हैं बहुत। जो पेट फूल जाते हैं उसमें यही गैस भरी होती है जिसका नाम होता है मार्श गैस, मेथेन गैस। दलदल में ये पाई जाती है, मछलियों में। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के किनारे अगर बड़ी मछली व्हेल टाइप की मरी पड़ी हो तो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में गैस भरी हुई है। हो सकता है आपका जाना हो और उस वहां पर पेट का फटना हो, बहुत तेजी से मार्श गैस का रिसाव होगा और आपका हानिकारक प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इसीलिए जब बड़ी मछली समुद्र के किनारे मर जाती है तो उसको दूर से ही JCB से जो है वो धकेल के गाड़ दिया जाता है। अगर बहुत दिन की मरी हुई है, ताजी है तो कोई बात नहीं, सड़ने के बाद उसके अंदर गैस बनती है। तो मछलियों में या जो समुद्र के किनारे दलदल में जानवर मरे पड़े होते हैं, दलदली गैस भी इसी को बोलते हैं, इसीलिए उसको मेथेन या मार्श गैस कहा गया। अब मार्श गैस को आप जरूरी नहीं है कि केवल मछलियों में या दलदल से ही निकालें, लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तुरंत कोलवे के बाद एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने मेथेन गैस बनाया। एक के बाद एक धड़ाके से जो है वो लैब में कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए। उसके बाद तो बर्जीलियस का बिल्कुल ही सिद्धांत खत्म कर दिया गया कि अब यहां से सिद्धांत को नहीं चलाया जा सकता। पहले वोलर ने यूरिया बनाया, फिर कोलवे ने सिरका बनाया, फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेथेन गैस बनाया, और फिर धड़ाधड़ बनते ही चले गए बहुत ज्यादा। क्लोरोफार्म बनाया बीजिंग ने, ऐसे करके तमाम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्लोरोफार्म बनाई। तमाम है, एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे जाकर के। तो उम्मीद है आपको आज कार्बनिक और अकार्बनिक, जैव शक्ति और अंत, शुरुआत, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए आपका इतना ही है, धीरे धीरे करके हम आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। पसंद आया हो वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको समस्या हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कि हमें ये चीज आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए।